हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापा में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं आपके विज्ञान का 31 नंबर का क्लास, है ना। इसके पहले 30 क्लास हमारा ऑलरेडी आ चुका है। आप उन सब वीडियो को भी देखेंगे, ठीक है। और हमारी क्लासेज जैसे आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ की जो प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम है ये जनवरी में संभावित है ना। प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम जनवरी में संभावित है। और साथ ही रेलवे के लिए, है ना, रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही सीजीपीएससी और सीजीव्यापम जहाँ से आपका विज्ञान का प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारी क्लासेज जो है इंपॉर्टेंट है। और आपकी क्लासेज जो है आपके पेपर तक कंटिन्यू होंगी, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है ना। ये जो है आपका इस पहला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, आपको बताने हैं। ए प्रोटोजोआ, बी मोटाजोआ, मेटाजोआ, सी कोइनोजोआ और डी पाइपियंस, है ना। क्या? तो पाइपियंस। तो देखिएगा, यहाँ आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाजोआ। मेटाजोआ को याद रखिएगा, प्राणी जगत के अंतर्गत क्या है, तो वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब प्राणी जगत की जब हम बात करते हैं, ठीक है, प्राणी जगत की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है जीव और वनस्पति, है ना। प्राणी जगत के अंतर्गत आपको याद रखना है जीव और वनस्पति दोनों ही आते हैं, ठीक है। और इनका जो है वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। इनका वर्गीकरण क्या किया गया था, तो वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण किया गया था। देखिए दोस्तों, मेरा क्या है कि जो है ना जो पेन टैबलेट है वो खराब हो गया है, तो ठीक है, मैं अभी स्टाइलस पेन की मदद से कर रहा हूँ। तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक आप एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो वर्गीकरण किया गया। अब ये वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, एक मिनट, है ना। ठीक है, वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण किया किसके द्वारा गया है, तो नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, कैरोलस लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस, इनके द्वारा क्या किया गया है, तो वर्गीकरण किया गया है ना। कैरोलस लिनियस के द्वारा वर्गीकरण किया गया है। और इसका आधार क्या था, तो द्विनाम पद्धति, है ना। द्विनाम पद्धति, इसका आधार क्या था, तो द्विनाम पद्धति के आधार पर, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि द्विनाम पद्धति किनके द्वारा दिया गया, तो भी आपको नाम याद रखना है कैरोलस लिनियस जी का, है ना। तब भी आपको नाम याद रखना है कैरोलस लिनियस जी का। और इसी कारण, है ना, चूंकि इन्होंने वर्गीकरण किया था, इसी कारण कैरोलस लिनियस जी है ना। आपका कैरोलस लिनियस को क्या, तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक। क्या तो याद रखना है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअल में क्या है, मेरी थोड़ी सी, है ना, कफ एंड कोल्ड, है ना, बहुत तेज है। वैसे भी क्लासेस बीच बीच में क्या है, आपकी कंटिन्यू नहीं हो पा रही, इसीलिए मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, आप समझिएगा। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना। ये क्या है, तो आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा गया है। क्या है उसमें, है ना, कोशिका भित्ति नहीं है लेकिन बहुकोशिकीय प्राणी है ना। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणी को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है, आपको बताने। ए एनिमेलिया, बी प्लांटी, सी मोनेरा, डी प्रोटेस्टा। यहाँ आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एनिमेलिया, है ना। तो याद रखिएगा, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणी को किस समूह में रखा जाता है, तो एनिमेलिया समूह में रखा जाता है। साथ ही इसी को क्या तो मेटाजोआ भी कहा जाता है, याद रखना है आपको, है ना। इसी को क्या तो मेटाजोआ भी कहा जाता है, ठीक है। क्या तो मेटाजोआ भी कहा जाता है। और ये तो कोशिका, है ना, बिना कोशिका भित्ति वाले हो गए। अब कुछ कोशिका भित्ति वाले के लिए देखते हैं, ठीक है। और कुछ कोशिका भित्ति में आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत पादप जगत के, है ना, इसके अंतर्गत जो है पादप जगत के क्या आते हैं, तो पेड़ पौधे आते हैं, है ना। इसके अंतर्गत पादप जगत के पेड़ पौधे आते हैं कोशिका भित्ति के अंतर्गत, ठीक है। ठीक है, जिसमें कोशिका भित्ति होता है वो कौन से समूह के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा एनिमेलिया जंतु समूह के अंतर्गत,
याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर है क्या है, तो एनीमिलिया, ये बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपका अगला प्रश्न है और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि प्राणी अप्रगतिशील होते हैं, मतलब दिए गए ऑप्शन में कौन से समूह का प्राणी जो है क्या होता है, ठीक है, गति नहीं करता है ना, उनमें मूवमेंट नहीं होता है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा पाते हैं, है ना। वो क्या नहीं कर पाते हैं, यात्रा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनके बीच किसी भी प्रकार का स्थानांतरण नहीं होता। ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ए पोरीफेरा, बी सिलेंट्रेट, सी प्लेटीहेलमिन्थेस और डी नेमेडेटा। तो यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पोरीफेरा, है ना। यहाँ आपका सही उत्तर होगा कौन सा, पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के बारे में क्या याद रखना है कि ये गति नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये क्या तो गति नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। दूसरा इसको याद रखना है ना, इनकी पहचान क्या है कि इनके शरीर में, ठीक है, इनके शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं, ठीक है, इनके शरीर में असंख्य छिद्र क्या है होते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। तो असंख्य छिद्र होते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है ना। अब क्या होता है, इनके शरीर में अगर बहुत ज्यादा छिद्र है, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, श्वासों का और साथ ही पानी का, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो पोषक तत्व है और साथ ही जो पानी है ना, या श्वास का हो गया, ठीक, आर्द्रता का क्या होता है, स्थानांतरण होता है शरीर के अंदर और बाहर, ठीक है। तो देखिएगा, तो बहुत सारा जब क्या होता है, असंख्य छिद्र होते हैं, तो ये स्पंज की भांति कार्य करता है। किसके भांति, तो स्पंज के भांति, है ना। किसके भांति ये कार्य करता है, तो याद रखिएगा स्पंज के भांति काम करता है। और स्पंज के भांति काम क्यों करता है, क्योंकि इसमें पानी का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, पानी अंदर आता है, ठीक है, इस पानी इसके शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद जो अधिक पानी होती है वो शरीर के बाहर ही निकलता है, ठीक है, या कभी जो टेम्परेचर है उसमें अगर वेरिएशन होता है तो कुछ पानी ज्यादा गर्मी में शरीर से बाहर निकलता है, इस कारण, ठीक है, ठीक है। और इस पंचों को क्या किसमें, तो ठीक है, इस पंचों को याद रखिएगा जीवों में शामिल किया गया है, इस पंचों को क्या, तो जीवों में शामिल किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है, तो नाम याद रखना है, रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा किया गया है, तो आपको नाम याद रखना है, रॉबर्ट ग्रांट जी के द्वारा, ठीक है। और ये किस समूह के अंतर्गत आता है, तो पोरीफेरा समूह के अंतर्गत, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। एक मिनट है दोस्तों, देखिएगा, है ना, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होता है, मतलब ये अंग तो नहीं होते, ठीक है, उसके शरीर में क्या होते हैं, श्वसन करने वाले, उत्सर्जक करने वाले, परिसंचरण वाले मतलब कोई स्पेसिफिक अलग अलग अंग नहीं होते, ठीक है, बल्कि उनके जो शरीर का स्ट्रक्चर है उसी में ये सारी क्रियाएं होती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्पंज, बी टेपवार्म, सी थ्रेडवार्म, डी लिवर फ्लूक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्पंज, ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन है स्पंज, ठीक है। स्पंज के बारे में और कुछ चीजें जैसे याद रखना, ये कौन से समूह के अंतर्गत आता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, पोरीफेरा समूह के अंतर्गत, है ना। किस समूह के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इनका शरीर किस तरीके से होता है, मैंने बताया बहुत सारी असंख्य छिद्र होते हैं, ये भी चीज याद रखना है। ये जो है ना, मीठे और खारे पानी दोनों में पाया जाता है, ठीक है, मीठे और खारे पानी दोनों में ये क्या है, तो पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और इनके शरीर के जो छिद्र होते हैं, इसी से क्या करता है, ऑक्सीजन भोज्य, ठीक है, मान लीजिए O2 है, ऑक्सीजन है, और जो खाद्य पदार्थ है या कहा जाए भोज्य पदार्थ है, उनका क्या होता है, यहीं से, ये छोटे छोटे छिद्रों से वहीं से क्या होता है, परिवहन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थों का, ठीक है। लेकिन इसके शरीर में क्या होता है, बड़ा छिद्र भी पाया जाता है, छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं, साथ में बड़ा छिद्र भी होता है, ठीक है, बड़ा छिद्र होता है तो इसको जानते हैं, इसमें स्पेशल क्या है, तो याद रखिएगा यहीं से जल बाहर आता है ना, बड़े छिद्र से क्या होता है, जल बाहर आता है, ठीक है। और इसी बड़े छिद्र को क्या नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा आस्कुलम, ठीक है, इसी बड़े छिद्र को किस किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा आस्कुलम,
है ना, ऑस्कुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, इस प्रश्न के बारे में इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है, अब इसको करते हैं हम लोग, है ना। इसमें बोला गया कि जीव विज्ञान में स्पंज क्या है, ये आपको बता रहे हैं, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वो कौन से समूह में शामिल है, तो जंतु समूह शामिल है। अब यहाँ जंतु कौन सा होगा, तो एक पशु का है या जंतु का है ना। ये आपका ऑप्शन डी, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक जंतु समूह में शामिल है। ठीक है, इतनी चीजें तो यहाँ पे क्लियर हो गई। और किसने इसको शामिल किया था, तो याद रखिएगा नाम रॉबर्ट ग्रांट जी का, है ना। किसका नाम याद रखना है, तो रॉबर्ट ग्रांट जी का, इनके द्वारा इनको क्या तो शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा क्या करता है, प्रजनन कर सकता है, आपको बताना है दो तरीकों से ना, एक तो पुनर्जनन के साथ और साथ ही मुकुलन के साथ। ठीक है, तो चल यहाँ देखिए, ए खमीर, बी प्लाज्मोडियम, सी हाइड्रा और डी प्लेनेरिया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रा। हाइड्रा जो है ना, ऐसा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा दोनों के माध्यम से क्या कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। ठीक है, हाइड्रा के बारे में सबसे पहले क्या याद रखना कि आपको कहाँ मिलता है, गीली जगहों पर, है ना, गीली या नमी युक्त जगहों पर, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, पोखर हो गया, है ना, या पानी के गड्ढे, ऐसी जगहों पे ये क्या होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जली पौधे वस्तु में क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक है, ऐसी नमी वाली जगह पे है ना, वस्तु पे या पौधों पे क्या होते हैं, चिपके चिपके होते हैं। ठीक, और साथ में ये प्रचलन भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में इसके बारे में क्या याद रखना है, प्रचलन भी कर सकते हैं। इसी कारण इसको कौन से समूह में शामिल किया गया, तो याद रखिएगा हाइड्रा जो समूह में शामिल है वो है निडेरिया। ठीक है, निडेरिया एवं सिलेंड्रेटा। ठीक है, निडेरियम सिलेंड्रेटा समूह के अंतर्गत इसको क्या किया गया, तो संघ के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अब यहाँ पे आपको पता है कि पुनर्जनन और मुकुलन दोनों कर सकता है। ठीक है, पुनर्जनन और मुकुलन ये दोनों कर सकता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये आपका अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, आपको बताने हैं, है ना। तो हाइड्रा के बारे में मैंने क्या बताया आपको थोड़ी देर पहले, पुनर्जनन और मुकुलन दोनों, है ना, पुनर्जनन और मुकुलन। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रा के साथ क्या है, स्टारफिश है और प्लेनेरिया। तो स्टारफिश और प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो पुनर्जनन। तो याद रखिएगा, है ना, हाइड्रा में तो दो पुनर्जनन और मुकुलन दोनों शामिल है, लेकिन स्टारफिश और प्लेनेरिया में कौन सा शामिल है, ओनली पुनर्जनन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्जनन। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्जनन। ठीक है, एक्चुअल में क्या, मेरे को थोड़ी सर्दी है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप ट्रिप्लो ब्लास्टिक नहीं है, ये आपको बताने है ना। क्या, तो ट्रिप्लो ब्लास्टिक नहीं है, आपको बताने हैं। ठीक है, तो ए जेलीफिश, बी एस्केरिस, सी केचुआ और डी प्लानारिया। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इन जानवरों में ट्रिब्लो ब्लास्टिक कौन सा नहीं, तो ऑप्शन ए जेलीफिश आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आपका ऑप्शन ए देखिए, है ना, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जेलीफिश, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जेलीफिश। ठीक है, इसके बाद और कुछ चीजें देखें क्या इसमें, जैसे कि देखिएगा, ठीक है, जिन कोई भी प्राणी है, समझिएगा, है ना, कोई भी प्राणी है जिनमें कोशिका जो है, जिसमें उस प्राणी की कोशिका जो है दो भ्रूणी स्तर में व्यवस्थित हो। कितने, तो दो भ्रूणी स्तर में क्या हो, तो व्यवस्थित हो। ठीक है,
तो वो दो भ्रूणी स्तर में, ठीक है, अब वो दो भ्रूणी स्तर कौन कौन से देखते हैं। एक होता है आपका बाह्य, है ना, एक होता है आपका कौन सा, तो बाह्य, जिसको हम लोग कहते क्या है, तो एक्टोडर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है। और दूसरा होता है आपका अंता, ठीक है, दूसरा आपको क्या होता है, अंता, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, तो एक्टोडर्म, ये भी आपको याद रखते हैं, है ना। इसी को क्या कहा जाता है, द्विस्तरी कहा जाता है। तो दो भ्रूणी व्यवस्थित जो कोशिकाएं होती है ना, एक तो बाह्य एक्टोडर्म और दूसरा होता है, ठीक, एक बाह्य होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्टोडर्म, ठीक है। ये क्या है, बाह्य एक्टोडर्म है, और ये क्या है, अंत एक्टोडर्म है, ठीक है। एक बाह्य एक्टोडर्म है और दूसरा क्या है, अंत एक्टोडर्म है। और एक किन जानवरों में होता है, तो देखिएगा, एक आपका स्पंज हो गया, ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलता है सिलेंड्रेट में, ठीक, सिलेंड्रेट में, और एक आपको नाम याद रखना है ट्रिनोफोर में, किसमें, तो ट्रिनोफोर में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, ये जो है आपका अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है जानवरों के किस फाइलम या संघ को फ्लैटवर्म चपटे कृमि भी कहा जाता है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। ए सिलेंट्रेटा, बी पोरीफेरा, बी सी पोरीफेरा, बी निमोटोडा, डी प्लेटीहेलमिन्थेस, है ना, प्लेटीहेलमिन्थेस, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब चलिए प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। जैसे इनका शरीर के बारे में क्या याद रखिएगा, ये त्रिस्तरीय होता है ना, 3 स्तरों वाला होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है कि इनमें देह गुहा नहीं पाया जाता, ठीक, क्या, तो देह गुहा जो है नहीं पाया जाता। इनका पृष्ठ आधार जो है, ठीक है, इनका पृष्ठ आधार क्या होता है, चपटा होता है, ठीक है, इनका पृष्ठ आधार क्या होता है, चपटा होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, फ्लैटवर्म कहा जाता है, ठीक है। इसी कारण इन्हें क्या, तो फ्लैटवर्म में चपटी कृमि कहा जाता है, ठीक है। पाचन तंत्र इनमें विकसित नहीं होता, पाचन तंत्र इनमें क्या, तो विकसित नहीं होता। और ये उत्सर्जन जो है ना, उत्सर्जन जो है किसके माध्यम से करते हैं, तो याद रखिएगा फ्लेम, है ना, फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा ये क्या करते हैं, तो उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा उभयलिंगी होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, तो उभयलिंगी होते हैं। कुछ उदाहरण देखिएगा तो ये तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कौन सा, ठीक है, ये एक है आपका कृमि, है ना, चपटी कृमि, फ्लैटवर्म। इसके बाद अगर आप और कुछ उदाहरण इस पे देखेंगे, ठीक है, तो एक नाम आपको याद रखना है किसका, तो प्लेनेरिया का, प्लेनेरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक नाम प्लेनेरिया याद रखना है। दूसरे इसमें और याद रखना है फीता कृमि, ठीक है, दूसरा कौन सा याद रखना है, प्रेता कृमि। एक नाम और चाहे तो आप याद रख सकते हैं, एक मिनट, है ना, ठीक है, एक नाम अगर आप और चाहे तो याद रख सकते हैं, ये है लिवर फेल्यूक, ये कौन सा है, तो लिवर फेल्यूक, ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण ये आपको बताने हैं, ठीक। ए फीता कृमि, फीता कृमि जो है क्या है, तो अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है, आपको याद रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। एक्चुअली मुझे है ना तेज सर्दी, ठीक है, थोड़ा हल्का सा बुखार है, सर्दी बहुत तेज है, इसलिए मैं अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपकी क्लास जो आगे कंटिन्यू होते रहे, इसीलिए आज का क्लास मैंने लाया था, ठीक। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।